कैसे हैं आप लोग? इंकलाब, 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 इंकलाब। अपने दिलों के अंदर थोड़ा जोश पैदा करें और कुछ देर के लिए अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचें और सारी बातें जहन से इस वक्त निकाल दें। हम यहाँ पर किस जगह पर आए हैं, किसकी पार्टी के जलसे में आए हैं, यह सब कुछ ना सोचें। एक बार सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए सोचें। और सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, ये दुरूद शरीफ मैंने इसलिए पढ़ा है कि आप और हम आज अपना कीमती वक्त निकालकर थोड़ी देर इस उम्मत की, इस नस्ल की गौर व फिक्र के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये वो उम्मत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारी उम्मत बताया गया। इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। लेकिन आज जिस तरीके से मुसलमान परेशान है, एक दूसरे के लिए नफरतें पैदा किए हुए हैं, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का भला नहीं करना चाहता। इंसानियत मर चुकी है आप हमारे और आपके दिलों से, क्योंकि हर इंसान आज के टाइम में सेल्फिश हो चुका है, मतलबी हो चुका है। लोग आपके बीच आते हैं और आकर चले जाते हैं, लंबे चौड़े वादे करते हैं और उसके बाद में फिर 5 साल के बाद पलट करके आते हैं। दरअसल ये ना तो इलेक्शन का दौर है और ना ही मैं आप लोगों से यहाँ पर वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। वो सब आपका अपना फैसला होता है, वो जाती फैसला होता है कि आप अपना 5 साल की नुमाइंदा किसको चुनते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बेजार करने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ये याद दिलाने के लिए आया हूँ, जिस मुस्तकबिल की हमने तवक्को की थी, क्या वो मुस्तकबिल अपने बच्चों को हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। जरा ये सोचना पड़ेगा मुझे और आपको कि जिस मुस्तकबिल के बारे में माँ अपने बच्चे को इस वक्त शिकन में होता है, सोचती है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, मैं अपने बच्चों को बिजनेसमैन बनाऊंगी। क्या हमारी गरीबी इस लायक, हम इस तरीके से गरीब हो जाते हैं कि अपने बच्चों के सारे सपने, अपनी सारी उम्मीदें हम खत्म कर देते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। गरीब पैदा होना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना बहुत बड़ा गुनाह है। ये वो गुनाह हम और आप करते हैं जो हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, जो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर नहीं दे सकते, बेहतर रोजगार के बारे में नहीं सोच सकते। आज 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं। आज़ादी के बाद आज और आप और हम एक लाइट के को तरस रहे हैं। आज इस टाइम पर लाइट 24 घंटे होनी चाहिए थी, जो लाइट हमें और आपको फ्री और मुफ्त मिलनी चाहिए थी। आज सरकार उस पर आए दिन टैक्स बढ़ा रही है, रेट बढ़ा रही है, दरें बढ़ा रही है। और बिजली चोरी का ऐसा इस तरीके से हंगामा कर रखा है लोगों ने कि डिश की, केबल की तार बता करके चोरी के मुकदमे उनको पर लिख के चले जाते हैं। ये हमें और आपको गौर व फिक्र करनी पड़ेगी। कहाँ गए वो नेता जिन नेताओं को मैंने और आपने वोट दिया और वोट देने के बाद कुर्सियों पर बिठाया, जो शुरुआत उन्होंने अपने दौर का किया था। उस वक्त वो पेड़ की ब्रांचों में बैठकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करते थे, आज वो ऊंचाइयों की बुलंदियों पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें और आपको उन्होंने क्या दिया? अलावा दी तो गरीबी दी, बेरोजगार दिया। हमें रोजगार नहीं दिया, ना तो हमें रोजगार मिला, ना हमें शिक्षा मिली, ना हमें स्वास्थ्य मिला। हमें मिला तो सिर्फ और सिर्फ धक्के मिले। इन धक्कों के जिम्मेदार जितने नेता हैं, उतने कहीं ना कहीं मैं और आप हम भी हैं। क्योंकि अगर हम और आप सही वक्त पर सही फैसला वोटों का कर लेते तो शायद आज हमें यहाँ पर रोशनी में बैठना पड़ता, यहाँ पर लाइट होती। आज हमारे बच्चों को गंदा पानी पीना पड़ता है। गंदा पानी, वो गंदा पानी जो गटर का पानी है, सीवेज का पानी है। आपको और आपको हमें मालूम है। अब यहीं पर एक नल के बारे में मुझे परसों बताया गया था, जो पिछले 1 साल से खराब पड़ा हुआ है। उस नल की सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है। किस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हम सिसक कर मरने को तैयार हैं। लेकिन जिन लोगों को हमने अपने वोट दिए, वो आज हमारा आकर हाल मालूम नहीं कर पाते। क्या हम इसी कल की तवक्को करके लोगों को वोट देते हैं? क्या हमने इसी कल के बारे में सोचा था? थोड़ा सा अपने जहनों को खोलें, थोड़ा सा बेदार हो जाएं और ये सोचें कि सरकार हमें क्या देती है और हमारे नेता हमें क्या देते हैं। आज मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूं कि मेरे हाथ में एक लिस्ट है। ये वो लिस्ट है जो
उत्तर प्रदेश की सरकार 25% कोटा गरीब बच्चों के लिए, जो गरीब हैं, जो विकलांग हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके बच्चों के लिए सरकार ने 25% आरटीआई के जरिए 25% लोगों को फ्री पढ़ाती है और पढ़ाती चली आ रही है। लेकिन आपके और हमारे बीच के नेता कभी किसी के पास आकर ये नहीं बता पाते कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं। आप थोड़ी सी जहमत तो कर लीजिए। मैं ये लिस्ट इसलिए साथ लेकर आया हूं क्योंकि 2 दिन पहले ही मुझसे यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था कि आपने कितने बच्चों के दाखिले कराए हैं। 254 लड़कों की लिस्ट, इस बच्चों की लिस्ट मेरे हाथ में है, आप आकर चेक कर सकते हो। ये 254 बच्चे वो हैं जो हम हर साल बच्चों के दाखिले कराते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि शायद आपको और हमारे बीच में यहाँ पर वो नेता जो हमारे और आपके वोट लेते हैं वो नहीं पहुंच पाते। वो मुझे और आपको तालीम देने के लिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि लोगों की सोच ये बन चुकी है कि अगर ये लोग, गरीब लोग अगर पीएम बन गए, एसपी बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए तो हमें कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि वो अमीरजादे लोग आपसे बचना, आपको गरीब रखना चाहते हैं। उनकी सोच ही यही है कि आप लोग गरीब रहें। भाई के साथ हेलो 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 माफी चाहूंगा, थोड़ा साउंड सिस्टम खराब हो गया था। तो मेरा आप लोगों के बीच आने का एक मेन मकसद ये है कि मैं परसों आप लोगों को बताकर गया था 25% आरटीआई के जरिए हर गरीब इंसान को शिक्षा मुफ्त दी जाती है। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने पड़ोस के अंदर, आपके शहर के अंदर अगर कोई गरीब इंसान आपको नजर आता है और आपके उसको सिर्फ और सिर्फ सहारा देने से उसका बच्चा अगर तालीम हासिल कर लेता है तो ये सरकारी जारी आपके लिए होगा। इसमें कोई बड़ा काम नहीं होता, सिर्फ आपकी एक आधार कार्ड की कॉपी लगती है। इसके साथ आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं, एक इनकम सर्टिफिकेट लगता है और आप ऑनलाइन फॉर्म करा करके अपने बच्चे को 3 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक के बच्चे को फ्री में तालीम हासिल करा सकते हैं। जो सीबीएसई पैटर्न के स्कूल हैं, मोदी जैसे स्कूल हैं, सेंट पॉल जैसे स्कूल हैं, ईस्ट वेस्ट जैसे स्कूल हैं, इन जैसे स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को आप अच्छी तालीम दिला सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? किसकी समझ में आ रही है? सबकी समझ में आ रही है? देखिएगा, अगर आपके बच्चों ने तालीम हासिल कर ली, कल को वो एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं। एक अच्छा मुस्तकबिल आपका बन सकता है, आपके बच्चों के जरिए बन सकता है। आप अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटियां कम खाओ, लेकिन 2 वक्त की रोटी कम खाने की सबसे अच्छी तालीम बच्चों को जरूर दिलाओ, क्योंकि तालीम के बिना जिंदगी अधूरी है। आज मेरी और आपकी जिंदगी तो गुजर चुकी है, कट चुकी है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, कल को ये बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, क्या आप हमें अच्छी तालीम भी नहीं दे सकते थे? तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाएं। अगर किसी बंदे को लगता है कि जफर भाई का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, मैं भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर देकर जाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर लीजिएगा, मेरी टीम के लड़के आपके घर पर आएंगे। आप अपने बच्चों के लिए आधार कार्ड की कॉपी और इनकम सर्टिफिकेट, 2 फोटो बच्चे के, बर्थ सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा। इंशाअल्लाह 6 फरवरी से ये दाखिले शुरू होंगे। 6 फरवरी से 23 फरवरी तक ये दाखिले रहेंगे। लॉटरी का सिस्टम होता है। इस लॉटरी के सिस्टम के अंदर आपके बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाई जाती है। 3 बार में लॉटरी निकलती है। अगर आपके बच्चों का लॉटरी में पहली बार में नंबर आ गया तो पहली बार इसी मार्च के अंदर एडमिशन हो जाएगा। दूसरी लॉटरी निकलेगी अप्रैल के अंदर, अप्रैल में एडमिशन हो जाएगा। तीसरी लॉटरी निकलेगी मई के अंदर, मई में एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार में जाते हैं वो दूसरी बार में आ जाएंगे, जो दूसरी बार में जाते हैं वो दूसरी बार में बच्चे आ जाएंगे। तो आप लोग अपने अपने बच्चों का दाखिला जरूर करें, क्योंकि देखिएगा सबसे पहले हमारा मुद्दा है तालीम को दिलाना। तालीम अपने बच्चों को जरूर दिलाइए। बिना तालीम के जिंदगी अधूरी है, बिना तालीम के जिंदगी अधूरी है। मैं बार बार इस तालीम के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि आज तो मैंने और आपने काट ली, लेकिन 20 साल के बाद बच्चे जिंदगी नहीं काट पाए।
बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए, क्योंकि वो कुछ लिख नहीं सकते, वो कुछ पढ़ नहीं सकते। जो पैसे आज नए और आप कैश के रूप में गिनते हैं खत्म हो जाएंगे, डिजिटल मनी स्टार्ट हो जाएगी। वो पैसा ऐसा होगा सिर्फ मोबाइल के अंदर दिखाई देगा आता हुआ जाता हुआ। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो सिर्फ उसी पैसे को यूज कर सकता होगा, जो अनपढ़ रह जाएगा वो कैसे यूज कर पाएगा। क्योंकि 2025 या 30 तक डिजिटल मनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप लोग आज देखते हैं बैंकों के अंदर एक मैसेज आता है आपके पास में कि इतना पैसा कट गया आपका और इतना पैसा आ गया आपके पास। वही सिस्टम शुरू हो जाएगा, सारी की सारी मनी कैश मनी खत्म हो जाएगी। दूसरा सवाल आता है कि आपको तालीम के साथ साथ जो 75 साल बीत गए, क्या आपने इसी कल की तवक्को की थी कि जो आपको गंदा पानी पीने को मिल रहा है, क्या पानी तो कोई खरीद के नहीं पिला सकता? क्या सरकारें आपको मुझसे और आपसे टैक्स देती हैं, क्या उस टैक्स के बदले में मुझे और आपको अच्छा पानी भी नहीं पिला सकती? क्या वो नेता हमें पानी भी नहीं पिला सकते जिन नेताओं ने हमारा और आपका वोट दिया? नहीं पिला सकते क्या वो नेता हमें पानी? उनको कितना करना होगा? सिर्फ उनको इतना ही तो करना होगा। एक शिकायत आपकी, भाई डेढ़ मकान के अंदर एक नल खराब है, बराए मेहरबानी इसको ठीक करा दीजिए। क्या वो इतना भी नहीं कर सकते? तो फिर गाना ऐसे नेताओं की जिंदगी पर जो आपको साफ सुथरा पानी भी नहीं पिला सकते। क्यों चुनते हैं ऐसे नेताओं को हम जो हमें साफ सुथरा पानी नहीं दे सकते? गटर का पानी पी रहे हैं हम लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अनगिनत लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं और आप, हम खुद भी हैं। इस जिम्मेदारी को हमें मानना पड़ेगा, इस जिम्मेदारी को हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अगर हमने अपना सोच समझ कर फैसला नहीं लिया तो शायद ये हाल इससे बदतर हो सकता है। जरा सोचो, क्या इसी मुस्तकबिली तवक्को की थी आपने? सोचना पड़ेगा। न जाने कितने अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनको मकानों की जरूरत है लेकिन उनको मकान नहीं दिए जाते। जिनको मकानों की जरूरत है उनको मकान नहीं मिलते। मकान मिलते हैं तो उन लोगों को मिलते हैं जिनको जरूरत नहीं होती। जिनके पास पैसा होता है वो अपने प्लॉट भी बना सकते हैं, लेकिन मकान उनको नहीं मिलते जिनको जरूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से एक योजना आती है कच्चे मकान से पक्के मकान वाली। वो योजना का लाभ आप में से किसी को नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नेता आपको हमारे बीच आए हैं, जो नेता हमारे और आपके बीच आए हैं, उन नेताओं ने अपने रिश्तेदारों का, अपने करीबियों का तो मकान बनवा दिया, लेकिन जो हकदार थे आप लोग, आपके मकान रह गए। योजना तो आती है सरकार की तरफ से, लेकिन मुझे और आपको नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे अपने हम पर जुर्म उठाते हैं। हेलो 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 तो यार हेलो 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 माफी चाहूंगा आप लोगों से, दोबारा से साउंड सिस्टम खराब हुआ। सो मेरा आपसे कहना इस बात का है कि आप और हम अगर अच्छा नुमाइंदा चुने तो शायद जो कच्चे मकानों की योजना सरकार ने हमें और आपको दी है वो योजना आप तक पहुंच सकती थी। हमें और आपको कच्चे मकानों से पक्के मकानों की योजना नहीं मिल पाती। इसके अलावा राशन कार्ड, कल भी मैं यहाँ पर आया था, मुझे बताया गया कि जो राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के नहीं बने हुए हैं। होता क्या है कि अगर किसी एक बंदे का घर के अंदर राशन कार्ड है, उसमें 6 यूनिट हैं, उस 6 यूनिट को काट करके 2 यूनिट दिए जाते हैं, बाकी 4 यूनिट को राशन का होल्डर खुद ही खा जाता है। क्योंकि आप लोगों को जिनकी जरूरत है राशन कार्ड की, जो रियल में हकीकत में जरूरतमंद है, उनको राशन मिलता ही नहीं है। उसका फायदा वो लोग ले जाते हैं जो करीबी लोग होते हैं नेताओं के, जो करीबी लोग होते हैं डिपो होल्डरों के, वो लोग आपका राशन भी खा जाते हैं। आखिर कहां चला गया इंसानियत का इंसान? कहां खत्म हो गई हमारी इंसानियत? हम कहां जा रहे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? हम किस तरह के मुसलमान हैं? रोजी कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा उन नेताओं को, उन डिपो होल्डरों को जो आपका और हमारा हक खाते हैं। जब तक आप और हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, तब तक आपको और हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसी तरह से लोग आएंगे, राज करेंगे, चले जाएंगे। सोचना पड़ेगा हमें आपको। इसके अलावा एक मुद्दा आता है बिजली का। अगर बिजली हमें और आपको
पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह फ्री मिलने लगे तो क्या अच्छा काम है या बुरा काम है? हाँ? अच्छा काम है ना। एक वोट तो आप भी डालते हैं और एक वोट दिल्ली पंजाब के लोग भी डालते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? 7.5 रुपए यूनिट का पैसा दिया जाता है, और वहां क्या मिलता है? 300 यूनिट फ्री मिल जाती है। क्या फर्क है उनमें और हमें? क्योंकि वो सरकार, वो नेता चोर नहीं है जो यहाँ के नेता चोर हैं। फर्क और सिर्फ नियत का फर्क है, क्योंकि उनकी नियत आपको देने के लिए नहीं है और दिल्ली और पंजाब के नेताओं की नियत आपको देने के लिए है। तो क्यों ऐसा फैसला लेते हो आप जिससे कि आपके बच्चे आपसे परेशान होते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि साहब दिल्ली के अंदर 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिल रही है और हमारे यहाँ पर 7.5 रुपए यूनिट है। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से बरेली गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। वो सिर्फ इसलिए किया गया कि 23% बिजली की दरों पे और मुनाफा और बढ़ोतरी की जा रही है। 23% बिजली की दरों में और बढ़ोतरी की जा रही है। जो आपके घर पे मीटर लगे हुए हैं, इन मीटरों का 50% रेंट बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने हिम्मत करी, हमारी पार्टी ने हिम्मत करी और कोशिश करके आंदोलन किया, तो जो मीटर का रेंट था वो तो उन्होंने खत्म कर दिया, मीटर का रेंट तो नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी 23% बिजली की दरों में वो सोच विचार कर रहे हैं। अगर हम और आप सड़कों पर उतर कर आ जाएं, हम और आप रोडों पर उतर कर आ जाएं, हम और आप इनका विरोध करने लगे, तो शायद ये 23% बिजली की दरें भी माफ करी जा सकती है। 23% बिजली की दरें भी माफ करी जा सकती है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हमसे टैक्स एक दूध के रूप में लेती है, हमसे टैक्स कफन के रूप में लेती है, हमसे टैक्स अगर आप साबुन खरीद के ला रहे हो उस पर भी टैक्स लेती है, हम अगर नमक खरीद के ला रहे हो उस पर भी टैक्स लेती है। जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हम यूज करते हैं, हर चीज पर सरकार हमसे टैक्स ले रही है और हमें बदले में क्या दे रही है? 5 किलो राशन, और वो भी हमारे मुकद्दर में लिखा होता है तो मिल जाता है, वरना डिपू वाला खा जाता है। वो भी अगर हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ मिल गया, वरना डिपू वाला खा गया। तो क्या हमने अपनी जिंदगी को गुजारने का सिर्फ एक यही जरिया सोच रखा है कि डिपू वाला हमें राशन देगा तो हम जिंदगी गुजारेंगे, वरना जिंदगी नहीं गुजारेंगे? अरे डिपू के अलावा छोड़ दो डिपू वाले को, अरे कम से कम अपनी आवाज तो उठाओ, एक जगह इकट्ठे तो हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े तो हो जाओ। अगर आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं किसी डिपो वाले की हिम्मत नहीं होगी आपका आधा किलो राशन भी रोक ले, किसी डिपो वाले की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन सिस्टम चेंज हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक छोड़ दी जाए, सब कुछ दूसरा सामने वाला करके दे दे, हम कुछ ना करें, हम किसी की बुराई ना लें। हम किसी से बुराई लेंगे तो सामने वाला बंदा आकर हमें धमकाएगा। हम सिर्फ ये सोच करके रह जाते हैं। अरे अपनी आवाज को अगर हम बुलंद करेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको राशन भी पूरा मिलेगा। बिजली जो आपको मिल रही है 7.5 रुपए यूनिट के हिसाब से, अगर आपने सही नुमाइंदे का चुनाव कर लिया, सही नुमाइंदा अगर आपने चुन लिया तो आपको बिजली भी मुफ्त मिल सकती है, बिजली में आपको मुफ्त मिल सकती है। लेकिन सोचना पड़ेगा मुझे और आपको। देखिएगा, मैं आप लोगों के बीच में आया, मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए आया हूं कि आप एक फैसला कर लें जिंदगी के अंदर कि अगर आपने सही नुमाइंदे का चुनाव कर लिया आने वाले इलेक्शन के टाइम में, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट करें, आप उसको वोट करें कि कम से कम जिसको वोट करें उसका किरदार तो देख लें, कहीं वो दलाल तो नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि आपकी बिजली पकड़वाता हो फिर आप ही के मसले करवाता हो, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि आपका राशन रोकता हो, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि बदमाशी करता हो, कहीं वो ऐसा तो नहीं है आपकी कमाई का प्लॉट खरीद के दूसरी जगह प्लॉटिंग करता हो। सोचना तो पड़ेगा ना। कौन सोचेगा? आप और हम ही तो सोचेंगे। जब तक हम और आप नहीं सोचेंगे अपने नुमाइंदे के बारे में कि उसका किरदार कैसा है, कहीं वो अय्याश तो नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा ना। जब हम सोचेंगे, अच्छे नुमाइंदे का चुनाव करेंगे, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपकी तरफ जो बटन दबेगा तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह झाड़ू वाले खाने पर दबेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी नेता आप तक आए हैं वो सब ईमानदार हैं, उनका करैक्टर लूज नहीं है, वो बदमाश नहीं है, वो मुखबिर नहीं है, वो दलाल नहीं है। जितने भी लोग आम आदमी पार्टी के अंदर मिलेंगे आपको बाकिरदार मिलेंगे, आपको अच्छा किरदार मिलेगा, अच्छा अखलाक मिलेगा, आप लोग की फिक्र करने वाले लोग मिलेंगे। मैं आपसे गुजारिश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि एक बार अल्लाह के लिए, एक बार एक सही बंदे को चुन लो, एक सही पार्टी को चुन लो। हो सकता है कि आने वाला मुस्तकबिल आपका बेहतर हो जाए। मैं आपके सामने हदीस बयान करता हूं क्योंकि आज
आज मैं जो आपके बीच में आया हूँ, हदीस की भी बात सुनाते जाऊंगा कि कल को हो सकता है आपको जब वक्त फैसला लेने का वक्त आए तो आपका वो फैसला बदल जाए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बताइए किसी इंसान को दुनिया के अंदर रहकर जिस इंसान ने हज किया हो, ज़कात दी हो, खैरात दी हो, फितरा दिया हो, सदका दिया हो, उम्रा किया हो, तो उसको जन्नत मिलेगी, जहन्नुम मिलेगी। फर्जी नमाज ही पढ़ी हो, सारी इबादतों के साथ साथ उसको जहन्नुम मिलेगी, जन्नत मिलेगी। सहाबा किराम ने फरमाया, रसूलुल्लाह आप बेहतर जानते हो उसको जन्नत मिलेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस इंसान को जहन्नुम दी जाएगी। कि या रसूलुल्लाह इतना सब कुछ देने के बाद, करने के बाद भी उसको जहन्नुम दी जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जी उसको जहन्नुम दी जाएगी, क्योंकि जिस वक्त इंसान का फैसला किया जाएगा मैदान महशर के अंदर, सफर में लोग खड़े हुए होंगे, सबसे पहले उस इंसान का फैसला होगा, उसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो जन्नत का सर्टिफिकेट लेकर के बड़ा खुश होगा और चलने लगेगा। सबसे पहले एक सफ में से उसके वालिदैन निकल करके आएंगे कि या अल्लाह दुनिया के अंदर तेरा एक वादा था, अगर दुनिया में किसी ने किसी का हक मारा होगा उसका बदला मैं आखिरत में दूंगा। हम इसके वालिदैन हैं, सुन लो नौजवान साथियों, सुन लो ये हदीस आप, हम इसके वालिदैन हैं, ये हमारे बच्चे थे। जब बुढ़ापे के आलम में चले गए तो ये हमें गालियां दिया करते थे, ये हमें मारा करते थे, ये हमारी तरफ को आंखें निकाल कर बोला करते थे, ये हमें डांटा करते थे। उस वक्त क्या जवाब दोगे यार? या अल्लाह हमें अपना बदला चाहिए। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो बंदा होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ जानने के बाद उससे मालूम करेंगे क्या ये गुनाह कबूल किया, क्या आपने गुनाह दुनिया के अंदर? वो कहेगा जी मैं इसका गुनाह का इकरार करता हूँ, इज़हार करता हूँ। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान की नामा एमाद में से उसका हज और उम्रा कम कर देंगे, तो उसकी 2 नेकियां कम हो गई। उसके बाद बहन निकल करके आएगी सफ में से कि या अल्लाह मैं इसकी बहन हूं, इसने मेरा फला हुक्म मारा है, मुझे उसका बदला चाहिए। उसको फर्जी नमाज का सवाब दे दिया जाएगा। उसके बाद भाई आएंगे निकल करके, या अल्लाह मैं इसका भाई हूं, इसने मेरा फला हुक्म मारा है, उसको नफी नमाज का सवाब दे दिया जाएगा। उसके बाद पड़ोसी आएंगे, उसके बाद अहले अयाल आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, हत्ता कि अपना सब हक लेकर चले जाएंगे, उसके पास कुछ नहीं बचेगा और जहन्नुम का हकदार हो जाएगा। तो आप सोचो जरा कि इतनी सारी इबादत करने के बाद इंसान को जहन्नुम दी जाती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे, वो है हुकूकुल इबादत। हुकूक क्या है कि आपके पड़ोसी के हुकूक, आपके भाई के हुकूक, आपके वालिदैन के हुकूक, आपके बच्चों के हुकूक, आपके रिश्तेदारों के हुकूक, ये सब हुकूक हैं। एक दूसरे का ख्याल करना भी हुकूक है। अगर आपके पड़ोस में मुर्गा बना है, पड़ोस वाले के घर में चटनी बनी, तो आपका ये हक है कि उसको एक बाउल कम से कम खाना पहुंचा दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये सामने वाले बंदे का, पड़ोसी का अपने हक मारते हैं, तो हुकूक मारना एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कम से कम इस हुकूक को भी अदा करें। आज आपके बीच में मैं आया हूं, आपका ये हक है, मेरा ये हक है आपके ऊपर कि 15,000 लोग इस वार्ड के अंदर रहते हैं। इस वार्ड के अंदर 15,000 लोग रहते हैं, 9,221 वोट इस वार्ड के अंदर है। अगर आपके एक वोट के जरिए मैं जीत जाता हूं, सिर्फ एक वोट वो आपका है और उस वोट के जरिए मैं जीत गया, तो शायद 15,000 लोगों का मैं भला कर सकता। और सोचो वो वोट आपका है, एक ही वोट से मैं हारा हूं और एक वोट वो आपका निकला, तो क्या जवाब दोगे उस वक्त? क्योंकि मैं आपसे वोट का सदका मांगने के लिए आया हूं, वोट मांगने के लिए नहीं आया। सदका जारिया करिए अपने वोट को, जिस वोट के जरिए 7,500 लोग तो कम से कम गरीब हो गए। और गरीब लोगों का जो आपके ऊपर हक है, एक वोट के जरिए अगर आपको उसका बंदे का फायदा हो सकता है। 15,000 लोगों को, किसी को कच्चे मकान से पक्के मकान मिल सकते हैं, किसी बेवा की पेंशन मिल सकती है, किसी बेटी को कन्याधन मिल सकता है, किसी को कच्चे मकान से पक्के मकान, किसी को राशन कार्ड। अगर ये सारी चीजें मिल सकती हैं तो शायद 15,000 लोगों का भला होगा। अगर आपने एक वोट कर दिया, एक वोट के जरिए आपको इसका सवाब दुनिया में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। क्योंकि अगर वो दुआ करेंगे आपसे, एक हदीस और है, अगर किसी मोमिन बंदे ने किसी दूसरे मोमिन बंदे का रोजा करा दिया खजूर से, तो उसका सवाब कम नहीं किया जाता है, लेकिन दूसरे जो बंदा है उसका सवाब उसको दूसरा फुल दे दिया जाता है। तो वही चीज आपको यहाँ पर मैं समझाने के लिए आया हूँ। अगर एक वोट आपने मुझे कर दिया तो आपको सदका जारिया मिलेगा जो कयामत तक आपका चलता रहेगा। आपके एक वोट से 15,000 लोगों का भला हो सकता है, किसी का बच्चा पढ़ सकता है, किसी के बच्चे को तालीम हासिल हो सकती है। और हम वो लोग हैं, अगर हमारे 43 मेंबरों में से आधे मेंबर भी अगर यहाँ पर जीत करके आ गए, तो यकीन जानिए कि इन बिजली वालों की हिम्मत नहीं होगी कि आपके घरों के अंदर चिड़ी लगाकर घुस जाए। चिड़ी तोड़ने का काम करेंगे, हम चिड़ी तोड़ने का काम करेंगे।
क्योंकि आम आदमी पार्टी बिजली को बिल्कुल फ्री कराती है। अगर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी अगर अपनी सरकार बनाती है तो जो दिल्ली के अंदर मॉडल चल रहा है वो मॉडल सारे का सारा यहाँ पर बनेगा। क्या चाहते हो आप लोग कि आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाएं या बिना ना जाए पढ़ने के लिए? तो क्या करना होगा उसके लिए? आज आप लोग बदलाव करेंगे। कौन कौन चाहता है बदलाव करना? कौन कौन चाहता है? मेरे ख्याल से पीछे अम्मा नहीं चाहती है। आप लोग नहीं चाहते हैं आप लोग कि आप लोगों को राशन मिले, आप लोगों के बच्चे तालीम हासिल करें? नहीं चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं ना? तो आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों को समझाना पड़ेगा। जब तक आप लोग खुद नहीं चाहोगे कि हमारे घर से बदलाव शुरू हो जाए तब तक बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव करने की हमें पहल करनी पड़ेगी। वो पहल हो सकता है आपको अपने घर से शुरू करनी पड़े। जब तक आप पहल नहीं करोगे तो बदलाव नहीं हो सकता। हमने अगर इलेक्शन हम जीतते हैं तो हमने इसको प्लान भी किया हुआ है। हमारी प्लानिंग ये है कि आपके हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर हम एक वार्ड अध्यक्ष बनाएंगे, हम गली का अध्यक्ष बनाएंगे, हम मोहल्ले का अध्यक्ष बनाएंगे। जिस गली के अंदर 30 मकान हैं उन 30 मकानों के अंदर एक हमारा अध्यक्ष होगा। वो अध्यक्ष वो होगा जो आपकी गली के अंदर 30 मकान होंगे, उन 30 मकानों की देखरेख की जिम्मेदारी उसकी होगी। उस 30 मकान 50 मकान जितने भी उसकी गली के अंदर आते हैं, उस मोहल्ले वाले को, उस गली वाले को मेंबर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बंदा जानता है बाखूबी कि मेरी गली के अंदर कौन सा बंदा अमीर है, कौन सा बंदा गरीब है, वो बाखूबी जानता है। अगर सरकार की तरफ से योजना आती है कच्चे मकान से पक्के मकान वाली तो सबसे पहले वो अपनी गली के बंदे का काम करा कर देगा। सरकार की तरफ से योजना आती है कि किसी बंदे को बीपीएल कार्ड बनाया जाए तो वो आपको बंदे करा कर देगा। सरकार की तरफ से योजना है कि आपको श्रमिक कार्ड दिलाया जाए, वो आपको करा कर देगा। सरकार की तरफ से योजना आती है किसी की बहन की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही, 30,000 रुपया कन्याधन दिलाया जाए तो वो आपको करा कर देगा। सरकार की तरफ से योजना आती है जो हाई स्कूल इंटर करी हुई लड़कियां हैं उनको मशीनें दी जाएं, वो आपको करा कर देगा। सरकार की तरफ से योजना आती है कि आपका बेटा हाई स्कूल करे हुए तो एक लैब टेक्नीशियन कोर्स कर ले, एक डॉक्टर कोर्स कर ले, छोटे 1 साल के कोर्स होते हैं, वो हमारा बंदा करा कर देगा। तो ये सारी योजनाएं आपको गली का अध्यक्ष आपकी करा कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आप रामपुर के जिला अस्पताल जाइए, अगर आपके पेट में दर्द हो जाता है तो एक इंजेक्शन आपको बाहर से खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी मोहल्ले का 43 के 43 मेंबर अगर जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान करा है कि वो आपके मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुला कर देगी, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड भी होगा, जिसके अंदर पैथोलॉजी लैब भी होगी, जिसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हुए होंगे जो बिल्कुल फ्री में इलाज कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके यहाँ से रेफर होने की जरूरत पड़ती है, दिल्ली की जाने की जरूरत पड़ती है तो वो अपने कार्ड से यहाँ से सीधा दिल्ली में जाकर एडमिट करा देंगे और फ्री में आपके बच्चों का वहां पर इलाज किया जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुले? क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुले? चाहते हैं तो आपको इस बार सपोर्ट करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी पूरे जिले से लड़ रही है इलेक्शन को, आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी पूरे जिले के अंदर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी रामपुर से आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर फैसल लाला के पास में, हमारे पास में जो लोग आते हैं, जो डेली 8 से 10 लोग दिल्ली हम यहाँ से भेजते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनका इलाज बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। यहाँ पर भी मेरे दोस्त बैठे हुए नायाब भाई ये बता सकते हैं आपको खड़े होकर के कि इनके भांजे की तबीयत खराब हो गई थी, इनके भांजे को दिल्ली के अंदर बिल्कुल फ्री में इलाज कराया गया। 15 दिन वहां पर वेंटिलेटर पर रखा गया था, 15 दिन वेंटिलेटर वेटिंग में मिल रहा था, उसके बाद इनके भांजे का बिल्कुल फ्री में इलाज कराया गया। बता सकते हैं ये अच्छे से। 1 रुपए का इंजेक्शन भी इन्होंने बाहर से नहीं खरीदा था। हम वो लोग हैं जो रामपुर में तो काम करते ही करते हैं, रामपुर के अलावा दिल्ली अगर जाएंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में इलाज मिलेगा। क्या नहीं चाहते आप लोग ऐसी सरकार को लाना? क्या नहीं चाहते आप लोग ऐसी पार्टी को लाना? तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मेरे भाइयों। अल्लाह के लिए एक बार साथ आ जाओ, एक बार आप झाड़ू वाले निशान पर मोहर लगा दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी सरकारी योजना आपके घर तक मैं पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। नहीं भागना पड़ेगा आपको यहाँ से बाहर, नहीं भागना पड़ेगा आपको यहाँ से बाहर। यहाँ पे जो दलाल लोग टहलते हैं, जो आपका वोट बिरयानी के नाम पर ले लेते हैं आपसे, जो 500 रुपए के नाम पर आपका वोट ले लेते हैं, उसके बाद आपको 5 साल तक रसा पड़ता है। मच बेचो अपने वोट को, सिर्फ एक बार अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल कर लो। 5 साल आप लोग उसका फायदा उठाओगे। पूरे 5 साल तक आपको सारी सरकारी योजनाएं हम दिलाएंगे। यहाँ पर मैं कोई जोर नहीं हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं, पड़ोस में ही रहता हूं।
मेरे घर पहुंच जाओगे आप लोग, मेरा गिरवान पकड़ लेना कयामत के दिन। जफर भाई तुमने मुझसे ये वादा करा था, ये हमारा काम पूरा नहीं हुआ। मैं बाखुदा आपसे कसम खा के कह रहा हूं, अगर आप लोग मेरे पास आए तो मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात साहब को ना मायूस करके नहीं भेजूंगा। आपके रोडों की सफाई का काम किसका है? एक सभासद का है। आपके नलों का काम किसका है? ठीक कराने का सभासद का है। पानी का काम किसका है? सभासद का है। आपके नालों की सफाई कराने किसका काम है? सभासद का है। लेकिन कोई सभासद आपको वोट देने के बाद पलट कर नहीं आता। आखिरकार क्या करते हैं हम क्यों अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? क्या जवाब दोगे इन मासूम बच्चों को जब भी आपकी गोदी में है बैठे हुए इस टाइम पर, जो 25 साल के बाद आपसे सवाल करेंगे, बाबा आपकी गली में डॉक्टर जफर आया था, आपकी गली में एक बंदा आया था आम आदमी पार्टी से, जिसने आपसे चीख चीख कर कहा था कि एक बार मेरे साथ आ जाओ, सिर्फ एक बार मुझे वोट कर दो। अगर आप मुझे उस वक्त उसका साथ दे देते तो शायद ये जो बदहाली हमारे यहाँ फैली हुई है, ये बदहाली तो ना होती। क्या जवाब दोगे उस वक्त आप लोग? थोड़ा सा तो जहन को खोल लो अपने। शायद दोबारा मौका मुझे ना मिले यहाँ पर स्पीच देने का। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ रफी खां का, जिन्होंने मुझे कम से कम आप तक ये बात पहुंचाने का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि यहाँ पर मैं जो स्पीच देने का मेरा मकसद था वो पॉलिटिकल स्पीच का नहीं था, ना ही मैंने पॉलिटिकल कोई स्पीच दी है। मैंने सिर्फ आपको बेजार किया है। इसलिए आया हूं कि 6 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपके बच्चों के फॉर्म भरे जाएंगे। खुदा के लिए अपने बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म करा लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो, वरना ये बच्चे आपसे सवाल जरूर करेंगे कल को। क्योंकि ये स्कीम आज की नहीं है, ये स्कीम लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन बदकिस्मती रही कि आपके नेता जिन्होंने आपको चुना है उन्होंने आप तक ये स्कीम नहीं पहुंचाई। सोच लो एक बार, फैसला कर लो एक बार अपने दिल में कि सरकार से बहुत कुछ मिलता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। देती तो बहुत कुछ है, लेकिन बदकिस्मती रहती मेरी और आपकी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती। सोच लो एक बार, कर लो फैसला। इंशाअल्लाह मेरी अल्लाह की जात से ये उम्मीद है कि मायूस नहीं हो पाओगे। कौन कौन साथ है मेरे, ये बताइए, कितने लोग साथ हैं गिर रहमत खां के? तो आपको मैं आज एक जिम्मेदारी देकर जाता हूँ। फिर रहमत खां वालों, वहाँ 36 के लोगों, रामपुर के बाशिंदों की जिम्मेदारी मैं आपको देकर जाता हूँ कि अगर आप लोग हर बंदा 5-5 बंदों को जोड़ ले, ज्यादा ना करो, सिर्फ 5 बंदों को अपने साथ जोड़ लो। उनसे ये कहना कि आने वाले टाइम में इलेक्शन जब भी आएगा, हम जफर भाई के साथ खड़े हुए हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी आपको ये चीजें दिलाएगी। आप उसको समझाना, आप उसको बताना। हो सकता है आपके कहने से 100 लोगों से आपने कहा, 5 लोगों ने आपके कहने से कहना मान लिया, और अगर मैं जीत गया तो चीज सत्ता जारी आपको नहीं मिलेगा। जितने काम लोगों को मैं करूंगा, जितने लोगों की मुझे दुआएं मिलेंगी, उन दुआओं में आपका भी हिस्सा होगा। मैं आपसे पहली बार ऐसा बंदा आया हूं कहने के लिए जो आपको जन्नत तक ले आने के लिए कह रहा हूं कि जन्नत में अगर हम जाएंगे इंशाल्लाह उसको सत्ता जारी आपको जरूर मिलेगा। तो कौन कौन चाहते हैं आप, ये बताइए कौन कौन मेरे साथ है? आजम भाई साथ हैं आप? इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और मैं नाजिम भाई को बुलाना चाहूँगा कि वो नाजिम भाई यहाँ पर तशरीफ़ लेकर के आए कि वो अपने बच्चों को दाखिला, उनके बच्चों का हुआ है और बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, वो आके बताएंगे कि उनके कितने बच्चों को। नाजिम भाई है क्या? मेरी आवाज़ सुने नाजिम भाई? इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, ये आपको खुद बताएंगे कि इनके बच्चों का दाखिला हमने कराया है, और ये शायद बच्चे को भी साथ लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बताइए सबको। अस्सलाम वालेकुम। ये ऊपर भाई हमारे सही की बात कह रहे हैं। मेरा बच्चा 3 पढ़ता है ITI के जरिए, 2 साल हो गए लमसम इसको पढ़ते हुए। ये बिल्कुल सही बात है। आप अपने फॉर्म दीजिए जफर भाई को, और इंशाअल्लाह तालीम बच्चों को दीजिए। ठीक है, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। असल में मैं प्रूफ इसलिए लेकर के आया कि कुछ लोग यहाँ पर 2 दिन पहले एक चौपाल लगी थी पुलिस के जरिए यहाँ पर, तो उन लोगों के बड़े तीखे अंदाज ये थे कि साहब अगर आपने किसी का एडमिशन कराया हो तो आप हमें लिस्ट दिखाएं।
तो मैं लिस्ट इसलिए अपने साथ लेकर के आया हूँ, 254 बच्चों की लिस्ट है। इसमें मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, इसमें एड्रेस भी लिखे हुए हैं, और वो कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो सब पूरी डिटेल इसके अंदर है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल करे थे शायद उनको होश आ गया होगा, शायद उनको अकल आ गई होगी कि जफर भाई ने कभी जिंदगी में गलत नहीं कहा। ये इसीलिए मैं प्रूफ के तौर पर इनको मैंने बताया। तो अब मैं अगली बात आपको शुरू करता हूँ। देखिएगा, आपने अब तक लोगों को 5-5 साल दिए हैं, किसी को 5 साल दिए, किसी को 10 साल दिए। क्या आप मुझे 6 महीने दे सकते हैं? सिर्फ 6 महीने, 6 महीने दे दीजिए मुझे आप। अगर इन 6 महीनों के अंदर आपका 1% भी मैंने काम करा दिया तो अपनी सभासद को कंटिन्यू रखूंगा, वरना मैं हिंदुस्तान के अंदर MP इस्तीफा दे सकता है, एक MLA इस्तीफा दे सकता है। ये पहली बार होगा मैं सभासदों को इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा इस कुर्सी को। नहीं चाहिए मुझे वो कुर्सी जो आपके किसी काम में ना आ सके, नहीं चाहिए मुझे वो सभासद का पद जो आपके किसी काम ना आ सके। तो कौन कौन मुझे 6 महीने देगा? मेरी बहनें पीछे बैठी हुई हैं, या दिल पर हाथ रखते जरा मुझे बता दें क्या दिल में है मुझे वोट देने का। देखिएगा, इस बार किसी के कहने पर मत जाइएगा। अच्छा, लोगों के अंदर बड़ा सिस्टम है, मैं आपको ये भी थोड़ा जहन से निकाल दूं। बिरादरीवाद, जातिवाद। हम आज हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हम आज जाति और बिरादरी से निकल कर नहीं आ पाए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये 2 कौमें, 2 बिरादरी, सिख ईसाई, ये सब है तो इंसान ही ना। अल्लाह ने तो बनाया है इनको। क्या ये घर हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा किया कि मैं बारिश डाल दूं, बारिश का मौसम बना दूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिजा बनाई, काली घटा होकर के आई। अब मुसलमान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है। अब वो बारिश हुई सिर्फ मुसलमान के घर के अंदर, बाकी तो हिंदू भी रह गया, ईसाई भी रह गया और सिख भी रह गया। ऐसा तो होता है नहीं होता है? होता है ऐसा? नहीं होता है ना। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई फर्क नहीं करता हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, तो मैं और आप कौन होते हैं फर्क करने वाले? क्या हमें कोई हक है इस तरह का कि हम किसी से फर्क करें? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश का इरादा किया तो जितने भी बाशिंदे दुनिया के अंदर रह रहे हैं, जहां जहां वो, चाहे हिंदू का मकान हो, सिख का मकान हो, मुसलमान का मकान हो, ईसाई का मकान हो, सब जगह बारिश करते हैं ना। तो सबसे पहले तो अपने जहन से निकाल दीजिए हिंदू और मुसलमान। बिल्कुल भी ये जहन के अंदर मत रखो कि हिंदू और मुसलमान भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाए हैं और इंसानों से मोहब्बत करना ये हमारा जो है अहम फरीज़ा है। दूसरी बात आती है जातीय बिरादरी की। जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद के इमाम को ना फकीर देखा, ना तेली देखा, ना अंसारी देखा, ना पठान देखा, ना सैयद देखा, एक इमाम बना दिया। अल्लाह ने किसी को ये तो नहीं कहा कि भाई फला बिरादरी का बंदा ही इमाम रहेगा, नहीं कहा ना। तो किसी भी बिरादरी के बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम बना दिया। उसके बाद एक बंदा गया, अल्लाहु अकबर कहकर उसने नियत बांध ली और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद में उसके बराबर में एक अमीर भी खड़ा हुआ है, एक गरीब भी खड़ा हुआ है, एक फकीर भी खड़ा हुआ है, एक तेली भी खड़ा हुआ है, एक अंसारी भी खड़ा हुआ है, जितने भी पठान सही सब खड़े हैं बराबर में। तो वहां पर कोई बिरादरी तो नहीं आई ना, वहां पर किसी ने कहा जाओ फर्क तो नहीं आया ना। तो मैं और आप कौन होते हैं, वो नेता कौन होते हैं जो और आपकी मेरे बीच में फर्क डालते हैं कि बिरादरी बनाकर बांट देते हैं? क्या किसी इंसान को यह हक है कि जब अल्लाह ने कोई बराबरी मतलब सबको बराबर लाके खड़ा कर दे तो नेताओं के अंदर ये क्यों नेता दिमाग में डाल देते हैं कि यहाँ पर फर्क पैदा करो? मेरा और आपका सबका खून तो लाल ही है ना, किसी का खून काला पीला तो नहीं है ना। तो फिर ये नेता क्यों करते हैं? आप इन नेताओं की बातों में बिल्कुल ना आया करें। नेता सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको हिंदू और मुसलमान कहकर लड़ाएंगे क्योंकि उनकी रोटियां चलती हैं, आपको बिरादरी में लड़ाएंगे, जाति में लड़ाएंगे क्योंकि उनकी रोटियां चलती हैं। इस पर इन नेताओं को आप इनके वादों को भूल जाइए, क्योंकि ये जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते कभी नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? किसकी समझ में आ रही है बात मेरी? आइए अस्सलाम वालेकुम। देखिए साहब, सोचने की बात तो यह है, मेरा बोलने का हक भी नहीं है, मगर जफर साहब की तरफ से हम लोग वाकई बहुत पीछे हो गए। बच्चों की फीस तक की हम नहीं दे पाएंगे। आपकी बात बेहतर लगी,
कुछ करना है तो हमें सोचना है। 10 लेन पे मत जाओ, एक टिकट पा दो सिर्फ, 10 को मत दो, बहुत दे दिया, पीछे हो गई दुनिया, एक टिकट पा दो। एक पहले फार्म पे आने से ये फायदा है, आप 10 जगह मत जाओ, एक टिकट पे आने से बहुत बड़ा फायदा है। सबको देखा, क्या करा, कुछ नहीं मिला, मेरा बुराई मिली। आज मेरा राशन कार्ड धक्के खाते खाते परेशान हो तो उठाकर जगह फाड़ के फेंक। इंशाल्लाह जबरदस्त, ये आपसे इंशाल्लाह वायदा है, 10 वोट आपके इंशाल्लाह पक्के हैं। इंशाल्लाह 10 वोट देने के बाद बाकी सबर का फल बहुत मीठा है। खैर का दाने भाग के शाह जलाने, बस घर से निकलो तो या रहीम हो या करीम पड़ो, इंशाल्लाह घर में बरकत, कारोबार में बरकत, बहुत अच्छी बात है। आज के लोग कहाँ निकलते हैं, घर में से लेके गाड़ी लेके घर वालों को सलाम तक नहीं करते, घर में घुस रहा तो माँ बाप को सलाम नहीं करते। क्या सिखाया हमने, कुछ नहीं सिखाया। ये सिर्फ बच्चों को माँ सिखाती है, माँ। घर में आओ तो 10 दफा सलाम अलैकुम करो, 10 दफा सलाम अलैकुम करो, अपने बड़ों का एहतराम करो। घर से निकलो, बिस्मिल्लाह घर से निकलो। वाक़ई अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम बब्बू खान साहब, याद रखना नंबर साहब। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और एक बार मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंक़िलाब, 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 इंक़िलाब। अब याद रहेगी ना ये बात मेरी? आप मुझसे आज वादा करके जा रहे हैं, कौन कौन मुझसे वादा कर रहा है कि इंशाल्लाह हम आम आदमी पार्टी को लाएंगे? तो वादा करके मुकर जाना ये मुसलमानों का काम नहीं होता है। दिल पर हाथ रखकर वादा करिएगा, इंशाल्लाह आप मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। रुक जाओ।